हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट ने उस तरफ की दिशा लेनी शुरू कर दी है जिसकी हम बात कर रहे थे कि क्यों इस मार्केट से दूर रहना है, क्योंकि अभी ये रैंडम रेंज में फंसा हुआ है। और मैंने आपसे कहा था यहाँ पे जब ये करेक्शन शुरू भी नहीं हुई थी कि यहाँ पे दिक्कतें हैं और ये एरियाज़ ऐसे हैं 18,000, 18,100, 200, कहीं से भी कोई हाई लगा के इसको करेक्शन कर लेना चाहिए। हालांकि श्योर कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए कहा था अगर कर लेगा तो अच्छा है और नहीं करेगा तो हम ट्रेंड तो राइड कर ही रहे हैं अपने स्टॉक्स के साथ, तो और ही अच्छी बात है। बट कर लेना चाहिए और हो चुका है। आप देख रहे हो फाइनली 1 मंथ से ज़्यादा टाइम बीत चुका है और अभी भी ये यहाँ पे स्ट्रगल करता नज़र आ रहा है। जो लेवल दिए थे उसी साइड आ रहा है, तो अब जो उस साइड करेक्शन आ रही है और ये फाइनल एरियाज़ की ओर आ रहा है, क्या होने वाला है यहाँ से, क्या चीज़ों की संभावना ज़्यादा बन रही है और कौन कौन सी प्रॉब्लम बढ़ गई है, उन सभी चीज़ों की आज भी बात करेंगे कि कहाँ से अब प्रॉब्लम्स अब और आ रही हैं, उनकी बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। पहले चार्ट्स देखेंगे और आखिरी में कंक्लूजन में डिटेल से उन सब चीज़ों की बात करेंगे। ये आ गए दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर, और आपको याद होगा जो हम बात करते आ रहे हैं कि जो 17,500 का सपोर्ट हमने दिया था वहाँ से वो होल्ड भी कर रहा था लास्ट वीक, बट हमने कहा था कि आपको इसको बिल्कुल भी अब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ध्यान अब ये देना है कि 17,150 का एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए, ये मैक्सिमम एरिया है। अभी तक क्या देखा है आपने, वो 500 का एरिया होल्ड किया, वहाँ से एक मूव आया, अच्छा कोशिश किया उसने अच्छा करने की, हमने पहले ही देख लिया था इसके कैरेक्टर को, उसकी वजह से हमने 500 का सपोर्ट पहले ही हटा दिया था। इसमें करना क्या है, वही करना है दोस्तों जो हम इन एरिया से लास्ट 1 मंथ से करते आ रहे हैं, दूर रहना है। यहाँ पे जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक दूर रहना है दोस्तों। ऊपर आपको ये रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है 18,300 का, बहुत पहले हमने लगा के दिया था क्योंकि ये ऊपर का एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, यानी जब तक अब ये एरिया मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ, ये जब तक ब्रेक नहीं करता है डिसाइसिवली तब तक हमें नहीं मानना है कि ये ट्रेंड को पकड़ रहा है, क्योंकि इसी बीच में ये रैंडम जोन में काम करता रह सकता है। बाकी इसकी डिटेल हम बात करेंगे कंक्लूजन में। ओवरऑल लेवल वाइज कहीं कोई चेंज नहीं है, 17,150 का सपोर्ट है, ये याद रखिएगा। अगर ये ब्रेक कर जाता है किसी भी वजह से जिसकी एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर डेफिनेटली 16,700 के एरियाज भी होल्ड कर पाएंगे या नहीं उसका अंदाज़ा हमें नहीं है, क्योंकि करेक्शन फिर जब फॉल एक्सटेंड करेगा तो वो कोई भी लो लगाने उसके बाद जा सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने की इन एरियाज़ को ज़रूरत है। यहाँ से ये कैसे बिहेव करता है उसी को अभी ट्रैक करने की ज़रूरत है। और अब आगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों, और याद होगा आपको हमने आपसे क्या कहा था कि ये भी एक बहुत अच्छे ट्रेंड में चल रहा है, इवन आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। तभी आप देख पा रहे हो ये नए हाइज लगाया है, निफ्टी यहीं कहीं रेंज में काम करता नज़र आ रहा है। अब क्या है, हमने आपसे पहले ही कहा था लास्ट वीक भी कि एक करेक्शन इसमें भी एक्सपेक्टेड है, वो आ सकती है और आएगी तो घबराना नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि 37,900 का एरिया हमने सपोर्ट लगा दिया था, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। इस वीक थोड़ा सा लेवल में रिवीजन बैंक निफ्टी में ज़रूर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, फॉल देखने के बावजूद मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ रिवीजन इसीलिए हो सकता है क्योंकि अब इसको ज़्यादा गिरना ही नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये एरिया जो है थोड़ा सा रिवीजन मैं कर रहा हूँ, 38,500 का एरिया आप मान लीजिए, इस एरिया के नीचे इसे नहीं आना चाहिए। और अगर इसके नीचे भी ये सस्टेन कर जाता है तो फिर तभी होगा जब निफ्टी में वो एरियाज ब्रेक करेंगे और सारी मुसीबतें बढ़ जाएंगी, राइट। वो नहीं होना चाहिए, ऐसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट स्टिल अगर होता है तो आपको लेवल बता दिए गए हैं, इसी को फॉलो करने की ज़रूरत है। और अब आगे फार्मा सेक्टर के चार्ट पर देख ही रहे हो दोस्तों आप, हम क्या बात कर गए थे कि ये सपोर्ट एरियाज इंपॉर्टेंट हैं,
इस पे पूरी नज़र बना के रखने की ज़रूरत है। जब भी ब्रेक करेगा नए लोस के पास या उसके नए लोस के लिए और नीचे जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी फिर, लेकिन तब तक इसमें बने रहने की ज़रूरत है। क्या देखा आपने? अब ध्यान से देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इसके नीचे कितनी कैंडल बनी है? एक बनी है, वो भी प्रॉपर नहीं बन पाई। दूसरी बनी है, वो भी पूरी रिकवर हो गई, आधी से ज़्यादा कैंडल। इसके बाद की कैंडल आपको दिख ही रही है और इसके बाद का मूव आपको नज़र ही आ रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है और ब्रेकआउट का कैरेक्टर भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, सस्टेनेबिलिटी हुई लेवल के नीचे, लेकिन कैरेक्टर नहीं हुआ ब्रेकआउट का। वो जो फॉल एक मिलना चाहिए ब्रूटल, हमें एक लेवल को ब्रेक करने के बाद जो एक शॉट दिखना चाहिए नीचे का, वो नहीं नज़र आ रहा है। कुल मिला के बात यही है कि फार्मा सेक्टर सपोर्ट होल्ड कर रहा है, और जिस तरह से होल्ड कर रहा है वो एक्चुअली में हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि हम थोड़े से गलत हैं यहाँ, वो थोड़ा सा रिवीजन मांग रहा है। और मैं यही इसको ले आता हूँ लेवल को वापस। ये एरिया कह रहा है वो एक्चुअली में थोड़ा सा नीचे मैं कर दे रहा हूँ इसको, दिस वन, यानी ये एग्जैक्ट लो जो लगा था एक्चुअली में ये सपोर्ट ज़्यादा वर्किंग है, तो मैंने इस पर रिवाइज कर दिया है। अब ये 12,300 का एरिया हमें फॉलो करना है। इसके नीचे अब इसमें कोई भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, यही हमें ध्यान रखना है। एक दिन भी इसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ होता है तो फिर ये ज़रूर प्रॉब्लम में आ जाएगा। जब तक ऐसा ना हो, बिल्कुल इसमें बने रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए मेटल सेक्टर की चार्ट पर दोस्तों, और आप देख रहे हो जो हम बात कर रहे थे, ज़्यादा इसमें कुछ टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। ये रेजिस्टेंस एरियाज हैं, मैंने आपको पहले बता रखा था। रेजिस्टेंस हटा इसलिए दिया था क्योंकि एग्जैक्टली वो वर्क नहीं कर रहा है, उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने आपसे कहा था कि यहाँ के आसपास से करेक्शन आ सकती है। नहीं आ रही थी लास्ट वीक तक, अब आप देख रहे हो वो स्टार्ट होती नज़र आ रही है। हालांकि वो करेगा नहीं करेगा वो हम देखेंगे, मगर हमने जैसा लास्ट वीक बात कर ली है, सपोर्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो 5650 का सपोर्ट एरिया आपके सामने लगा हुआ है। ये ब्रेक नहीं करना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। अगर ये एरिया ब्रेक कर जाएगा तो नीचे वाले एरियाज किसी भी इंडेक्स में हो, जैसा मैंने लास्ट वीक भी कहा था, काम नहीं आएंगे। फिर किस तरह का फॉल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, उसका अंदाज़ा आज ले पाना मुश्किल है। सो इसमें भी बस जो लेवल पहले से दे रखा है कोई चेंज नहीं है, इसी लेवल को फॉलो करने की ज़रूरत है। जब तक ये होल्ड कर रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम मेटल सेक्टर में नहीं है। कुछ करेक्शन आना चाहे बिल्कुल आ सकती है। और ठीक इसी तरह हमने एनर्जी सेक्टर में भी आपसे बात की थी दोस्तों कि करेक्शन आ सकती है, ये एरियाज हाई के हैं, सो कुछ फॉल यहाँ से आ सकता है, करेक्शन आ सकता है, वो हो रहा है। ध्यान यही देना है दोस्तों इसमें भी। अब जिस तरह का कैरेक्टर है इसका, इसको इस एरिया के आसपास भी नहीं आना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, 18,400 का एरिया यहाँ पे इसको मेरे हिसाब से पूछोगे टच भी नहीं करना चाहिए। बट स्टिल अगर यहाँ तक आ जाता है और रिकवरी अच्छी करता है तो हमें मानना है कि ये फिर भी शायद अच्छा कर सकता है। सो याद रखिएगा, एनर्जी सेक्टर में भी लेवल में कोई चेंज नहीं है, मगर ये ज़्यादा से ज़्यादा का एरिया है, मैक्स एरिया है करेक्शन का। इससे ज़्यादा करता है तो एनर्जी सेक्टर फिर ट्रबल में आ जाएगा। फिर ये कहाँ जाएगा उसका कोई भी अंदाज़ा हमें आज नहीं है। इसीलिए सपोर्ट को ध्यान देने की ज़रूरत है, और करेक्शन थोड़ी बहुत आती है तो उससे कोई खास घबराने की ज़रूरत अभी नहीं है। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। याद ही होगा आपको हम लोग क्या बात करते आ रहे हैं कि इससे दूर रहना है जब तक 30,600 का एरिया ब्रेक ना कर दे। और आप देख रहे हो अभी तक वो वहीं प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, और इसीलिए हमने बात की थी कि ये रेंज में चल रहा है, अच्छी बात है। रेंज के नीचे भी चला जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होना है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आना चाहिए नीचे जाने के बावजूद। इस तरह की हमें आईटी सेक्टर से उम्मीदें हैं। बट स्टिल अभी तक आप देख रहे हो ना ही नीचे जा सका है ना ही ऊपर आ सका है, तो इससे अभी भी पूरी तरीके से दूर रहने की ज़रूरत है जब तक इसमें किसी तरह की कोई क्लैरिटी ना आ जाए। ये आ गए अब हम लोग ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। और याद होगा आपको हम लोग बात करते आ रहे हैं
इसमें करेक्शन की शुरुआत ही तब होगी जब 12,750 का एरिया ब्रेक करेगा, 700 का एरिया ऑलमोस्ट ब्रेक करेगा। लेकिन आप देख रहे हो ये ऊपर ही टाइम बिताता नजर आ रहा है, नीचे जाने को राजी नहीं है, जबकि मार्केट में इतना फॉल आपको दिखता नजर आ रहा है। इसीलिए मैं आपको समझाता आ रहा हूं दोस्तों कि जब तक कोई सेक्टर, कोई स्टॉक, कोई इंडेक्स लेवल ब्रेक ना करे तब तक हमें एज्यूम नहीं करना है कि बहुत बढ़ गया है तो गिर ही जाएगा। आप देखो टाइम बिता रहा है और ज़रूर ये नीचे ब्रेक कर सकता है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक ब्रेक ना करे ऐसा नहीं मानना है कि वो हो ही जाएगा। इसीलिए जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक ये करेक्शन की शुरुआत नहीं मानी जाएगी। और यहीं पे जो थोड़ा बहुत ये टाइम बिता रहा है, हो सकता है यहीं से वापस ऊपर जाता नज़र आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि अगर यहाँ थोड़ी करेक्शन कर ले तो वो थोड़ा इसके लिए बेहतर रहेगा। और अब आ गए ये FMCG के चार्ट पर दोस्तों, और आप देख रहे हो मार्केट में फॉल आ रहा है, ये नए हाई लगा रहा है। हमने इसमें भी ऑटो सेक्टर की तरह लेवल दिया था 42,300 200 के आसपास, उसको ये ब्रेक करने को राजी ही नहीं है, ये तो हाई लगा रहा है। इसीलिए जब तक लेवल्स ब्रेक ना हो बिल्कुल नहीं मानना है कि कुछ गड़बड़ है। और इस वीक इस सपोर्ट में रिवीजन है थोड़ा बहुत, वो ये एरिया है जहाँ पे लो लगा गया है। जी हाँ, 42,900 43,000 ये एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है तब तक नहीं मानना है किसी तरह की करेक्शन की शुरुआत हो रही है। और जब तक इसके ऊपर कर रहा है, जो ट्रेंड हम लोग नीचे से फॉलो करते आ रहे हैं, इसमें इन्हीं एरियाज से बाय की बात करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसी ट्रेंड को राइड करते रहना है। नए दोस्तों के लिए अभी भी ये दूर रहने वाली कहानी है, तो इससे पूरी तरह से दूर रहने की फिलहाल ज़रूरत है। और अब आ गए PSU बैंक के चार्ट पर। आपको याद होगा हम लोग इसी तरह की बात इसमें भी करते आ रहे थे कि काफ़ी अच्छी चाल आ गई है, थोड़ी करेक्शन तो कम से कम हो जानी चाहिए। कौन सा वो एरिया चूज़ करेगा हमें नहीं पता है, लेकिन हमने आपसे कहा था कि ये एरियाज रेजिस्टेंस के हैं, कोई एक हाई लगा के ये करेक्शन कर सकता है। और अब आप देख रहे हो वो करेक्शन होती नज़र आ रही है। सो कुल मिला के बात यही है कि करेक्शन हो रही है, मगर छोटी होनी चाहिए, इसकी उम्मीद है। उसके लिए ये लेवल दे रखा है 2890 2900। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये वापस अपना करेक्शन ख़त्म करके अपना अप ट्रेंड शुरू कर सकता है। ऐसी ही हमें उम्मीद रखनी चाहिए। जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है, जो भी दोस्त नीचे से हमारे साथ इसे राइड कर रहे हैं, तब तक कहीं कोई घबराने की ज़रूरत उन्हें तो कम से कम नहीं है। याद ही होगा दोस्तों आपको रियल्टी सेक्टर के बारे में हम क्या बात कर गए थे कि ये एरिया रेजिस्टेंस के हैं, पहले उसके नीचे खड़ा रहा, फिर उसके बाद वहीं पहुंचा और वहां से आपको ब्रूटल फॉल देखने को मिल रहा है। सो पॉइंट यही है दोस्तों, ये पूरा सब एक्सपेक्टेड था, इसकी बात हम लोग यहाँ से करते आ रहे हैं, सेम एज लाइक अदर इंडेक्सेस। तो वो जो हो रहा है जहाँ पे, उसमें कोई चौंकने की बात मेरे ख्याल से आप लोग के लिए नहीं होनी चाहिए, कम से कम किसी और के लिए वो सरप्राइज हो सकता है। सो ये फॉल जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा था मैक्सिमम एरिया इज़ 410 415, मगर यहाँ तक भी इसको एनर्जी सेक्टर की तरह आना नहीं चाहिए। और अगर गलती से आ जाता है और वहाँ से अगर लौटने की कोशिश करता है तो हम मान लेंगे कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच गया था और वापस लौट रहा है, अच्छी बात है। तो ये मैक्सिमम का एरिया लगा हुआ है सपोर्ट का, याद रखिएगा। यहाँ तक मेरी नज़र में इसे ऑनेस्टली आना ही नहीं चाहिए। सो जब तक इन एरियाज़ को होल्ड कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम इसमें भी अभी तक नहीं है। सो देख लिए सारे चार्ट्स आपने। चलिए इस कंक्लूजन में अब समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे लिए बढ़ गई हैं और मार्केट में क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो सेक्टर्स को अगर हम देखें, करेक्शन उनको शुरू कर देनी चाहिए। इसकी बात हम लास्ट 2-3 वीक से आपसे करते आ रहे हैं। क्या देखा आपने देखा कि बहुत सारे सेक्टर्स जो करेक्शन नहीं कर रहे थे, लाइक मेटल, लाइक आपका बैंक निफ्टी, वो सारे करने लगे। यानी कि बैंक निफ्टी, मेटल, एनर्जी, आपका मुझे कहना चाहिए PSU बैंक, रियल्टी, ये सारे सेक्टर्स जो हैं ऑलमोस्ट ये सब करेक्शन अच्छे से अब कर रहे हैं। और इसी की उम्मीद थी हमें, हम बात कर रहे थे
कर लेंगे तो अच्छा ही है। अब ध्यान इनमें ये देना है कि जो इनकी एक लिमिटेशंस हमने आपको बताई हैं चार्ट्स पे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम्स फिर बढ़ जाएंगी और वहाँ फिर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। इसी तरह लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी करेक्शन देने को राज़ी नहीं है। कौन से हैं वो सेक्टर्स? ऑटो, एफएमसीजी तो इवन नया हाई लगाया है इस वीक, और जो इस वीक सबसे अच्छा जो मुझे इम्प्रेस किया है वो फार्मा ने किया है, केमिकल ने किया है। ये वो सेक्टर्स हैं दोस्तों जो इस वीक मार्केट में फॉल के बावजूद, और उनकी अपनी कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, उनको गिर लेना चाहिए था ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन उन्होंने रिजिडनेस दिखाई है, उन्होंने वो स्ट्रेंथ दिखाई है और गिरने को राज़ी नहीं है। बिल्कुल सपोर्ट के आसपास थे लास्ट वीक, इस बार भी सपोर्ट के आसपास आए थे मार्केट में फॉल में, मगर होल्ड कर रहे हैं सारे सपोर्ट एरियाज़, और बहुत अच्छे से मार्केट में इन दोनों सेक्टर ने अपनी भूमिका निभाई है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो सेक्टर्स हैं इनमें करेक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन क्या नहीं हो सकती? इस वीक हो सकती है दोस्तों, आने वाले हफ्तों में करेक्शन हो सकती है। बट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है दोस्तों कि हम जो बात करते आ रहे हैं लेवल को फॉलो करना है। इस चैनल का नाम इसीलिए स्टॉक लेवल्स है कि यहाँ पे लेवल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लेवल आपको बता देते हैं कि साइकोलॉजी मार्केट में क्या है, मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं। वो कोई लेवल ब्रेक करने के बाद ही क्लियर होता है कि क्या सोच लोगों में और मार्केट में चल रही है। बहुत ही मुश्किल है यहाँ समझा पाना, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत छोटी चीज़ समझते हैं लोग, लेवल्स को बाय और सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए वो होता नहीं है, बहुत बड़े पॉइंट्स होते हैं। तो पॉइंट यही है कुल मिला के इन शॉर्ट कि ये जो सेक्टर्स हैं लाइक ऑटो, एफएमसीजी और आपका फार्मा, केमिकल, इन सेक्टर्स को करेक्शन सूनर और लेटर कर लेना चाहिए, और अगर ये नहीं कर रहे हैं आगे कर सकते हैं, बट हमें आगे काम नहीं करना है। याद रखिएगा, जब तक लेवल्स ब्रेक ना करें दूर रहना है इनसे, फ्रेश प्लेयर्स को। और जो नीचे से राइड कर रहे हैं हम लोगों के साथ, आपको पता ही है बहुत बढ़िया रिटर्न सबने दिए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्मा केमिकल में कोई ऐसा खास रिटर्न नहीं है, बट स्टिल उन्होंने अपने लेवल्स होल्ड कर रखे हैं, यही बड़ी बात है। सो अगर अपने इंडियन मार्केट के सेक्टर्स को देखें कुल मिला के, तो कोई बहुत ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसने दी है? याद होगा आपको, हर वीक ऑलमोस्ट रिपीट करता आ रहा हूँ कि जो भी प्रॉब्लम आएगी ग्लोबली आएगी। तो ग्लोबली प्रॉब्लम नज़र आई है इस वीक। जैसा आपको याद होगा मैंने बताया था कि डाउ जोन्स 31,000 के नीचे नहीं चलना चाहिए, बार बार लो लगा रहा था, वो मैटर नहीं करता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल से, टेलीग्राम से या मुझसे सीख रहे हैं सब जानते हैं यहाँ पे कि लेवल ब्रेक करना कैरेक्टर के साथ इम्पॉर्टेंट है, उसमें सस्टेनेबिलिटी के साथ कैरेक्टर भी होना ज़रूरी है। तो वो नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली इस वीक क्या किया उसने, जो 30,600 के आसपास बार बार लो लगा रहा था, 31,000 से इस रेंज में रह रहा था, वो ब्रेक कर दिया। तो फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, इस तरह की फॉल आई है। विद इन 3-4 सेशन 5-6% ऑलरेडी साफ हो चुका है वहाँ से डाउ जोन्स में। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि जो एक करेक्शन अगर आएगी यहाँ से नीचे की ओर, तो फिर 10-15% बड़े आराम से आ सकती है। और उस केस में अब आप देख रहे हो 5-6% ऑलरेडी गिर चुका है, तो 5-10% की अभी भी संभावना और फॉल की बनी हुई है। और सिर्फ यही एक मिनिस्टर नहीं है जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की है ग्लोबली, हमारे लिए डॉलर इंडेक्स ने भी प्रॉब्लम क्रिएट की है। इस वीक 110 के आसपास का जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था, जहां से 104 के आसपास चला भी गया था, वापस 110 का अब की बार ऊपर आके ब्रेकआउट दे दिया है, 113 के आसपास काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था कि बहुत बड़ा ऐसा कोई इम्पैक्ट पड़ जाए डॉलर इंडेक्स के ब्रेकआउट से, मेरा ऐसा मानना नहीं है, सभी का अपना अपना एक व्यू हो सकता है। लेकिन ये बात सच रही है कि डॉलर इंडेक्स अगर इतना बढ़ेगा तो मार्केट के लिए बढ़ पाना, एक अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में चल पाना ज़्यादातर केसेस में मुश्किल हो जाता है। तो यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि डॉलर इंडेक्स ब्रेकआउट दे रहा है, डाउ जोन्स आपने देखा ब्रेकआउट डाउन साइड दे रहा है, तो इनमें क्या ये इनकी सोच है? अभी तो ये बता रही है कि दोस्तों प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। बहुत साफ बात में, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं देना चाहता हूँ। ग्लोबली जो सिस्टम दिखा रहा है सारा, वो ये कह रहा है हमसे कि प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। उसमें जो बॉन्ड यील्ड है वो भी कहीं भी कोई हमें रिलीफ देता नज़र नहीं आ रहा है।
उसने ब्रेकआउट अभी तक तो नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों अब भी वो रेजिस्टेंस के ऊपर ही काम कर रहा है, यानी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, कैरेक्टर नहीं है बस। एक बार अगर कैरेक्टर भी विजिबल हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिलीफ नहीं है, बल्कि प्रेशर वहाँ से बढ़ता जा रहा है फॉल के लिए। तो ये सब चीज़ें मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव हैं दोस्तों, और इन पे हमें आने वाले दिनों में ध्यान देना है कि ये प्रॉब्लम बढ़ती हैं या घटती हैं। जी हाँ, अब इसमें क्या होता है, कई बार दोस्तों आपको पता है ब्रेकआउट्स होते हैं मगर वो फेल भी हो जाया करते हैं, राइट। लेकिन क्या हर बार फेल होते हैं? नहीं दोस्तों। तो इसीलिए हमें क्या ध्यान देना है ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो भी ब्रेकआउट्स हुए हैं, चाहे वो डॉलर इंडेक्स में ब्रेकआउट अपसाइड हो या डाउ जोन्स में डाउनसाइड, ये सारे ब्रेकआउट्स ज़्यादा बढ़िया सक्सेसफुल नहीं होने चाहिए। यानी कि क्या है बात है कि ब्रेकआउट तो हो गया है, लेकिन क्या ये अपने अपसाइड मूव को या डाउ जोन्स डाउनसाइड मूव को कंप्लीट करेगा? ये कोई 100% श्योरिटी तो नहीं है, राइट। तो अभी हमें क्या देखना है इस वीक जो आ रहा है कि क्या डाउ जोन्स नीचे की ओर जा रहा है, जो ब्रेकआउट दिया है क्या वो सक्सेसफुली प्ले आउट होने वाला है और 5-10% का फॉल आने वाला है? क्या डॉलर इंडेक्स जो ब्रेकआउट दिया है और उसके हिसाब से मेरे हिसाब से वो 120 कम से कम जा रहा है और 130 साइड भी जा सकता है। जी हाँ, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है ये। तो क्या ये उस साइड सक्सेसफुल होने जा रहा है या ये वापस डॉलर इंडेक्स 110, 109 के नीचे सरकना शुरू कर देता है और डाउ जोन्स वापस 31,000 के ऊपर सस्टेन करना अच्छे से शुरू कर देता है? ये सब चीज़ें आने वाले दिनों में मैटर करेंगी। तो अगर ये रिवर्सल्स हमें अगर ग्लोबली नहीं दिखे तो ज़रूर ये आप मान के चलिए कि हमारी मार्केट के लिए भी कोई ये पॉजिटिव साइन नहीं है। सो ये था दोस्तों सारा सिनेरियो, किस तरह से ग्लोबली हमें इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जैसा मैंने कहा था आपसे, ग्लोबली इश्यूज़ आएंगे तो फिर हमारी भी मार्केट पे वो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, उसका कोई चारा नहीं है। एकदम रेप्लिका नहीं होगा ऐसा मैं नहीं मानता, बट कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। अब उस केस में निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, मार्केट पे क्या पड़ सकता है, वो समझ लेते हैं। निफ्टी जो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं 17,150-200 लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वो ब्रेक करेगा जब ये जो 5-10% की फॉल डाउ जोन्स में दिख रही है, अगर वो करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो ये ज़रूर प्रॉब्लम करेगा, ये याद रखिए। वहाँ पे एक बार फिर ये लेवल ब्रेक कर जाएगा और फिर कौन सा लो लगाएगा, 16,700 के आसपास का जो सपोर्ट हमने आपको दिया है वो होल्ड करेगा या नहीं, आज मेरे लिए बता पाना मुश्किल है। क्योंकि ऑनेस्टली आप जानते हो मैं कभी भी बातों को घुमाता नहीं हूँ, मेरी नज़र में ये नहीं होना चाहिए, आज भी मेरा ऐसा मानना है। लेकिन चीज़ें मेरे जो ओपिनियन है उसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो 60% जैसा मैंने कहा ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा ही है कुछ, वो चीज़ें कह रही हैं कि सब लेवल ये ब्रेक कर जाएंगे और नीचे की ओर एक बार चला जाएगा, इसीलिए स्टॉक्स में और फॉल आ सकता है। तो वो सब अब हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर 17,150, 200 ये एरियाज़ ब्रेक करते हैं, जो कि आपको पता है, मैं तो ये भी नहीं मान रहा था कि इसके आसपास लो भी लगाने आएगा। आप समझ सकते हो कि मैं किस लेवल का यहाँ से भी बुलिश था और मेरे को लग रहा था कि यहाँ पे भी लो लगाने नहीं आएगा। अगर आता भी है और ब्रेक कर जाता है इस लेवल को, तो फिर ये मान के चलिए कि वहाँ से अगर ऊपर भी जाता है निफ्टी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, एक बार अगर निफ्टी उस लेवल को ब्रेक कर देता है 17,150, 200 एरियाज़ को, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि ब्रेक करने के बाद कुछ नीचे लो लगाने के बाद अगर उसके बाद ऊपर भी आता है 17,400-500 या व्हाटएवर लेवल इट, वहाँ पे भी ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि फिर ये तुरंत ऊपर चल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेवल ब्रेक करने का जो मैं अभी आपको पीछे एक एग्जांपल दे रहा था, उसका यही रीज़न है कि लेवल की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। अगर वो ब्रेक हो जाता है खासकर हमारे लेवल्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर आ जाएगा तो सब अच्छा ही हो जाएगा। नहीं दोस्तों, लेवल ब्रेक अगर नीचे करता है तो इसका मतलब है कि वो कुछ शुरू कर रहा है, ईदर प्राइस वाइज और टाइम वाइज और बोथ, राइट। तो वो चीज़ें क्या कैसे टर्न अराउंड होंगी, कैसे काम होगा, सब आगे हम आप हर वीक बाय वीक बात करते रहेंगे। लेकिन बात यही है, लेवल अगर एक बार ब्रेक करेगा तो इसके लिए मुश्किलें थोड़ी बढ़ने वाली हैं। और करेक्शन जो मैं ये समझ रहा था कि ये एक्सपायरी का टाइम आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपायरी तक कर लेगा और ख़त्म हो जाएगी ये करेक्शन,
तो फिर उस केस में नहीं होगी दोस्तों। कम से कम यहाँ से 20 to 35 सेशन का यहाँ पे करेक्शन हो सकता है। जी हाँ, यानी अगले आने वाले 1.5 मंथ तक भी ये करेक्शन चल सकता है। मेरी अपनी एक एनालिसिस है, एक टाइमिंग की रिसर्च है, वो ये कह रही है कि जो नवंबर दिसंबर में है कुछ एक अच्छे लेवल मेरे दिमाग में है। आज उसको यहाँ पे बात करना थोड़ा सा बेमानी है क्योंकि अभी हम कुछ और माहौल में चल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि मेरे पास एक लेवल्स हैं जो नवंबर दिसंबर में हमें दिख जाने चाहिए। अब वो इस तरह के सिनेरियो में अगर मार्केट जाएगी, टाइम ज़्यादा यहाँ बिताएगी तो वो प्रॉब्लम है। तो मेरी नज़र में टाइम ज़्यादा इसको नहीं बिताना चाहिए, इस तरह का प्रॉब्लम नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए आपको मैं सारी चीज़ पहले प्रॉब्लम वाली बता दी, मेरा क्या व्यू है वो भी बता दिया कि प्रॉब्लम बढ़ेगी तो हम रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि एक लेवल की जो एक्सपेक्टेशन है एक सर्टेन टाइम लाइन में, वो फिर आने में मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वो सब चीज़ें कैसे यहाँ से टर्न अराउंड होंगी, ये मेरे लिए भी अभी क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैं इस पूरे फॉल को जो दिख रहा है अभी हुआ नहीं है, जो सिर्फ अभी दिख रहा है क्योंकि ब्रेकआउट हो चुके हैं, तो उस पर अभी भरोसा कर पाना मेरे लिए फ़िलहाल मुश्किल है। इसीलिए मैं इसमें सिर्फ यही कहूँगा कि ब्रेकआउट हो चुका है तो कम से कम आप लोगों को सबको बिल्कुल अलर्ट रहना है। प्रॉब्लम उसने शो कर दी है, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बट मेरा मानना है कि ये फेलियर हो सकते हैं। हो सकता है 2-3-500 और मार्केट गिर जाए मंडे ट्यूसडे और उसके बाद डाउ जोन्स वापस रिवर्स कर सकता है, डॉलर इंडेक्स वापस फेल कर सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर टर्न अराउंड इस तरह से होंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना ये प्रॉब्लम हम फिर फेस करने ही वाले हैं। तो इसीलिए मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो अभी भी बुलिश साइड है और इस ब्रेकआउट के बावजूद मैं थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर हो जाता है तो हमें बिल्कुल उसको मानना है और अपने आप को उसी हिसाब से डील करना है, उसमें कहीं कोई डाउट मत रखिएगा। लेकिन मैं अभी एक होप, एक जिसको कहते हैं अलग जगह के रखा हुआ हूँ कि शायद ऐसा ना हो। इसी उम्मीद के साथ अपने इस बात को समाप्त करता हूँ, इस वीडियो को भी समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको हमारे व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे, हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। और मार्केट में जैसा आप देखते हो, मैं आपसे कहता आ रहा हूँ, हम हमेशा सही नहीं हो सकते, कभी गलत हो सकते हैं। तो ये वो टाइम है कि शायद हम गलत हो जाएं और जो बड़ी करेक्शन की हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं शायद वो हो जाए, तो हो जाएगा तो हम उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके हिसाब से अपने आप को मैनेज करके आगे बढ़ना चाहिए। याद रखिएगा ये बात कि आप अगर फॉल को या कोई भी व्यू है आपका, उसके अगेंस्ट कोई चीज़ हो रही है, उसको अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, यही लाइफ के लिए भी है दोस्तों। आप कुछ जीवन में चाहते थे, वो ऐसा नहीं हो रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि वो तो चीज़ हो ही रही है आपके अगेंस्ट, और जितना आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो आपको उतना ही परेशान करेगी, उतना स्टॉक मार्केट के टर्म में नुकसान दे सकती है। इसीलिए जैसे ही चीज़ें बदलें, बदल जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा वेट और करना चाहूँगा और उसके बाद अगर मुझे लगेगा कि नहीं चीज़ें बदल रही हैं तो मैं बदल जाऊँगा, मेरी पोजीशन बदल जाएगी और चीज़ें सारी हम उसको उस हिसाब से मैनेज करेंगे। तो मैंने अपनी बात सारी अपने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आई होप आप समझ गए होंगे। दीजिए मुझे इजाज़त। उम्मीद यही है, उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा ही हो। बाकी नेक्स्ट वीक बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।